करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनडीए सांसदों का अभिनंदन आज करना है और कैसे समन्वय बने, इसको लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण के केसरिया के दौरे पर आने वाले हैं और इसी को लेकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम और एसपी के साथ नगर आयुक्त के केसरिया के कैफेटेरिया का जायजा लिया गया और आपको बता दें कि केसरिया आने पर सीएम भगवान बुद्ध से जुड़े ऑडियो विजुअल फिल्म देखेंगे। इसके साथ ही कस्तूरबा स्कूल का निरीक्षण करेंगे और पंचायत भवन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो पूर्वी चंपारण के लिए आज खास दिन है। आपको बता दें कि इसे लेकर की पूरी तैयारी कर ली गई है। डीएम और एसपी के साथ नगर आयुक्त ने केसरिया के कैफेटेरिया का जायजा भी लिया है और आने पर सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। केसरिया आने पर सीएम भगवान बुद्ध से जुड़े ऑडियो विजुअल फिल्म देखेंगे। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां चुनाव सुधार पर हुई चर्चा ने माहौल गरमा दिया। लोकसभा में विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिनका गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। लेकिन बहस के बीच हंगामा भी हुआ और मामला इतना बढ़ा कि विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर क्या क्या हुआ सदन के भीतर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the three press conferences. संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन लोकसभा में एसआईआर पर बहस हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी ने अमित शाह को प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा। मेरे भाषण का क्रम कोई और तय नहीं करेगा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने बताया कि कैसे बिहार चुनाव के कुछ मतदाताओं के मतदान पहचान पत्र में गलती को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके उदाहरण दिए, खुद उन लोगों ने इनकी पोल खोल दी। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सत्य नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि ये गलत है कि देश के अंदर चुनाव ना जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करें। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची से नहीं बल्कि अपने नेतृत्व की वजह से हारी है। बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है।
लेकिन जब चर्चा शुरू हुई और अमित शाह ने एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर खूब बरसे हैं। बिहार में एसआईआर पर सवाल खड़े करने को लेकर के शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जो भी त्रुटि हुई थी उसमें कुछ मतदाताओं ने आवेदन में खुद गलत सूचना दी थी। रंजू देवी से तो कांग्रेस ने खुद झूठ बोलने को कहा था, जिसके आधार पर राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की। बिहार में विपक्ष की हार के नेतृत्व के कारण ये हुई है और मतदाता सूची के कारण नहीं। उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीता। तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं, पूछने वाला नहीं है। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगा। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने लोकसभा में अमित शाह के भाषण की तारीफ की। गृह मंत्री का भाषण शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को बेनकाब किया। अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। गृह मंत्री ने चुनाव प्रक्रिया की ताकत भी बताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की तारीफ की है और ये पोस्ट किया है कि शानदार भाषण उन्होंने सदन के अंदर दिया, विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया। इसके साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की ताकत को भी और लोकतंत्र की ताकत को भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। इसी बीच देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी पर सवाल उठाए। शादी की सालगिरह, आपको बता दें कि शादी की सालगिरह की बधाई के बहाने कई सवाल उठाए हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये सवाल उठाए। कहा कि मैंने कहा था पिता लालू तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते। लालू 90 में मंडल और आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद हीरो बने थे, लेकिन सब कुछ 2010 तक बिखर गया और 22 सीट पर सिमट गए। तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। तुमने तो 2 दिन भी वो नहीं टिक पाए। अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया। संजय यादव और जगदानंद सिंह ने तेजस्वी की आंख में पट्टी बांध दी है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी सत्य का सामना नहीं कर पाए। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए ये कहा है कि तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। बिहार में नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो शिवानंद तिवारी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया। तेजस्वी यादव पर कई सवाल उठाए गए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। बात करते हैं पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड की, जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम के हत्थे चढ़ गया। पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड संजय कुमार प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कई राज्यों में परीक्षा के पेपर लीक कराने का आरोप है। अब यूयू की टीम उससे पूछताछ करने जा रही है। इससे पेपर लीक गिरोह के बारे में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गिरफ्त में आया पेपर लीक माफिया संजय कुमार प्रभात, अब उगले गराज। ईओयू का एक्शन, पूछताछ की तैयारी।
पटना के गोला रोड में बना आलीशान धनेश दत्ता अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 से गिरफ्तार किया गया संजय कुमार प्रभात। ये वही संजय कुमार प्रभात है जिसे पेपर लीक माफिया माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, बिहार के साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना पुलिस भी चौकन्नी हो गई। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU से सभी राज्यों की टीम ने संपर्क करना शुरू कर दिया। दरअसल पेपर लीक से जुड़े इसके कारनामे कई राज्यों में फैले हैं। पेपर लीक माफिया संजय प्रभात को रिमांड पर लेने के लिए EOU ने अर्जी दायर की और पूछताछ में हर वो राज का खुलासा करना चाहती है जिससे इस माफिया पर नकेल कसी जा सके। पेपर लीक करने वाले एक शातिर अपराधी संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी जो है वो पटना से हुई है। पटना के गोला रोड इलाके से इसकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुनिश्चित किया। संजय कुमार प्रभात जो है वो BPSC से टीचर बना था, 2000 में ये टीचर बना था और इसके पिता भी टीचर थे और इसके बाद 2005 में ये जो है वो नवादा के गोविंदपुर से RJD के टिकट से चुनाव लड़ा। काफ़ी कम अंतर से ये चुनाव हार गया था और उसके बाद से ये जो है पेपर लीक करने का जो गिरोह है उसमें सक्रिय हुआ था। अब जरा जानते हैं संजय कुमार प्रभात के बारे में। संजय कुमार प्रभात पेपर लीक गिरोह का बड़ा माफिया है। रेलवे बहाली का माना जाता है मास्टरमाइंड। साल 2000 में हुई BPSC परीक्षा से बना शिक्षक। राजनीति में पहचान बनाने की थी इच्छा। शिक्षक पद से इस्तीफा देकर पेपर लीक गैंग से जुड़ा। बहुत कम समय में पेपर लीक गैंग का माफिया बना। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में धाक जमाई। हैदराबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश में नेटवर्क था। संजय प्रभात दूसरे पेपर लीक माफिया संजय मुखिया की तरह अपनी धाक जमाना चाहता था। 2005 के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता हाथ न लगी और फिर से परीक्षा में पेपर लीक में सक्रिय हो गया। उसके निशाने पर TRA 3 और बिहार में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा थी, लेकिन उसके पहले ये अपने मकसद में कामयाब होता EOU के हत्थे चढ़ गया। संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा हुआ है और संजीव मुखिया जो है वो पेपर लीक का जो है मास्टरमाइंड बताया जाता है और उसी के सह पर संजय कुमार प्रभात भी जो है वो अलग अलग राज्यों में पेपर लीक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का करवाने का काम करता था और उससे जो पैसे अर्जित वो करते थे उसके बल पर वो राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान, अपनी पैठ जमाना चाहता था। हालांकि अब ये कानून के गिरफ्त में है। बहरहाल देखना होगा कि जब आर्थिक अपराध इकाई इसे फिर से रिमांड पर लेगी तो और कुछ क्या नई जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के पास ये मुहैया कराता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब बात उस खबर की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। बिहार में माफिया के दिन अब बताते हैं आपको कि जाने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया को खुली चेतावनी दी है। सुशासन कायम रखने में जुटी सरकार की ओर से माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में माफिया की अब खैर नहीं। कुछ इसी आदर्श वाक्य के साथ पूरी सरकार और पूरी मशीनरी जुटी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण माफिया पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ क्राइम एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से बड़ी वजह भूमि विवाद पर भी नकेल कसने की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में 48 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार की बहार जारी रहने पर खुशी जताई, साथ ही इस मौके पर माफिया को भी खुली चुनौती दे दी। जो सुशासन है इसको और आगे बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट है उनसे विशेष तौर पर आग्रह करके हमारी जिले की पुलिस जो स्पीडी ट्रायल चलाने का काम किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कोई भी माफिया किसी भी स्तर पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगा। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजय कुमार सिन्हा के भी माफिया के प्रति तल्ख तेवर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विजय सिन्हा ने भी भूमाफिया को चेतावनी दी। सफेद पोश लोग जिनकी माफिया के साथ सांठगांठ है उन्हें आगाह किया और अधिकारियों को भी सतर्क होकर काम करने की नसीहत दी। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक
माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। बिहार में सरकार के गठन और नीतीश कुमार के फिर से कमान संभालते ही माफिया को खुली चेतावनी जारी कर दी गई है। क्राइम कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में सबसे बड़ी बाधा माफिया ही माने जाते हैं, जो सफेद पोश के साथ मिलकर हालात बिगाड़कर लाभ पाने में जुटे रहते हैं। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम की माफिया को खुली चेतावनी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से अब जल्द ही माफिया भागते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और सिवान से बड़ी खबर, चैंपियन एमएलए को धमकी मामले में धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सांसद विधायक को धमकी उसने दी थी। बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लेकर के सिवान आई है। 3 दिसंबर को फोन पर धमकी दी थी। 10 लाख रुपए की मांग की थी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। तो बड़ी खबर, चैंपियन एमएलए को धमकी देने के मामले में जो आरोपी है बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसे लेकर सिवान आई है। 3 दिसंबर को इसने फोन पर धमकी दी थी। 10 लाख रुपए की इसने मांग की थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की इसने धमकी दी थी। और वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गिरफ्त में आया पेपर लीक माफिया। संजय कुमार प्रभात अब उगले गराज। ईओयू का एक्शन, पूछताछ की तैयारी। पटना के गोला रोड में बना आलीशान धनेश दत्ता अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 से गिरफ्तार किया गया संजय कुमार प्रभात। ये वही संजय कुमार प्रभात है जिसे पेपर लीक माफिया माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, बिहार के साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना पुलिस भी चौकन्नी हो गई। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू से सभी राज्यों की टीम ने संपर्क करना शुरू कर दिया। दरअसल पेपर लीक से जुड़े इसके कारनामे कई राज्यों में फैले हैं। पेपर लीक माफिया संजय प्रभात को रिमांड पर लेने के लिए ईओयू ने अर्जी दायर की है और पूछताछ में हर वो राज का खुलासा करना चाहती है जिससे इस माफिया पर नकेल कसी जा सके। पेपर लीक करने वाले एक शातिर अपराधी संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी जो है वो पटना से हुई है। पटना के गोला रोड इलाके से इसकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुनिश्चित किया। संजय कुमार प्रभात जो है वो बीपीएससी से टीचर बना था। 2000 में ये टीचर बना था और इसके पिता भी टीचर थे और इसके बाद 2005 में ये जो है वो नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा। काफ़ी कम अंतर से ये चुनाव हार गया था और उसके बाद से ये जो है पेपर लीक करने का जो गिरोह है उसमें सक्रिय हुआ था। अब जरा जानते हैं संजय कुमार प्रभात के बारे में। संजय कुमार प्रभात पेपर लीक गिरोह का बड़ा माफिया है। रेलवे बहाली का माना जाता है मास्टरमाइंड। साल 2000 में हुई बीपीएससी परीक्षा से बना शिक्षक। राजनीति में पहचान बनाने की थी इच्छा। शिक्षक पद से इस्तीफा देकर पेपर लीक गैंग से जुड़ा। बहुत कम समय में पेपर लीक गैंग का माफिया बना। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में धाक जमाई। हैदराबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश में नेटवर्क था। संजय प्रभात दूसरे पेपर लीक माफिया संजय मुखिया की तरह अपनी धाक जमाना चाहता था। 2005 के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता हाथ न लगी और फिर से परीक्षा में पेपर लीक में सक्रिय हो गया। उसके निशाने पर TRA 3 और बिहार में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा थी, लेकिन उसके पहले ये अपने मकसद में कामयाब होता ईओयू के हत्थे चढ़ गया। संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा हुआ है और संजीव मुखिया जो है वो पेपर लीक का जो है मास्टरमाइंड बताया जाता है और उसी के सह पर संजय कुमार प्रभात भी जो है वो अलग अलग राज्यों में पेपर लीक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का करवाने का काम करता था और उससे जो पैसे अर्जित वो करते थे उसके बल पर वो राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान, अपनी पैठ जमाना चाहता था। हालांकि अब ये कानून के गिरफ्त में है। बहरहाल देखना होगा कि जब आर्थिक अपराध इकाई इसे फिर से रिमांड पर लेगी तो और कुछ क्या नई जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के पास ये मुहैया कराता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
बिहार में माफिया की अब खैर नहीं। कुछ इसी आदर्श वाक्य के साथ पूरी सरकार और पूरी मशीनरी जुटी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण माफिया पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ क्राइम एंड ऑर्डर बिगड़ने की वजह से बड़ी वजह भूमि विवाद पर भी नकेल कसने की तैयारी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में क्या कोई भी व्यक्ति वेतन और पेंशन एक साथ ले सकता है? जवाब होगा नहीं, लेकिन आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कई नेता मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन दोनों लेते हैं। इसमें भोला यादव, उपेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र यादव, नीतीश मिश्रा सहित कई नेताओं के नाम हैं। वैसे कई नेताओं ने इस खुलासे का खंडन किया है और आरोप को गलत बताया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसको अनावश्यक और गैर जरूरी मानता हूं। जब नहीं रहे तो पेंशन हमने ली है। कोई पेंशन और सैलरी साथ साथ ले सकता है क्या? ये वो सवाल है जिसने आज की तारीख में बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। सवाल तब उठा जब एक आरटीआई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि बिहार के कई नेताओं को वेतन और पेंशन दोनों साथ साथ मिल रहा है। सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष के नेता, कोई इसे अछूता नहीं। इस खुलासे ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। पहले आप कुछ बड़े नेताओं के नाम जान लीजिए जो इस लिस्ट में हैं। इसमें सतीश चंद्र दुबे, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीतीश मिश्रा और आरजेडी नेता भोला यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आरटीआई का जो खुलासा है, मैं चाहता हूं उसके बाद सभी माननीय सदस्य, चाहे किसी भी दल के हों, वो अपना स्पष्टीकरण दें मुझे। कुछ नेताओं ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन भी किया। आरएलएम अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सफाई दी कि जब वो सांसद या विधायक नहीं थे, सिर्फ उसी दौरान पेंशन ली थी। सदन का सदस्य रहते सिर्फ वेतन लिया, पेंशन बंद करा दी थी। 100% से ज्यादा यह बात गलत है, बेबुनियादी बात है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी विभाग को पत्र लिखकर बताया कि जब वो किसी पद पर नहीं थे तभी 22 सितंबर 2015 से 8 नवंबर 2015 तक पेंशन लिया। उसके बाद से पेंशन बंद है। कुछ ऐसी ही बात केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी कही। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी सदन का मेंबर नहीं था तब पेंशन लिया था, जब सदन का मेंबर फिर से बन गया तो पेंशन नहीं लिया। बात यही है कि जब हम किसी सदन का मेंबर नहीं थे तो टेन्योर में हमने पेंशन लिया है, जैसे हम बने फिर बंद कर दिया। आरटीआई से हुए खुलासे पर कोई नसीहत दे रहा है तो कोई सफाई देने वाले नेताओं की तारीफ कर रहा है। वैसे आप जान लीजिए कि नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति मंत्री, सांसद या विधायक बन जाता है तो उसे सिर्फ वेतन मिलता है, पेंशन नहीं। और एक ही चीज का लाभ वो ले सकते हैं, दोनों साथ साथ नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का